अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में इकोनॉमी की सिचुएशन तबाही हो गई है। अगेन वही डिफ़ॉल्ट वाले मामलात आ गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है कि 8 बिलियन से भी कम रह गए हैं। अभी आईएमएफ से मामलात हुए, सऊदीया और इमारात ने दिए पैसे, तो इसके बाद ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान बच गया है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, क्योंकि अब वो आईएमएफ की जो कड़ी शर्तें हैं वो पूरी की जा रही हैं, और पाकिस्तान ज़ाहिर आज़ाद मुल्क बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान एजेंट है, पाकिस्तान आर्मी सुपर पावर्स की, जो कि पाकिस्तान को यूज़ करना चाहते हैं अपने मकसद के लिए, अपने जियोपॉलिटिकल उस रीजन में जो डिज़ाइंस हैं उसके लिए। तो पाकिस्तान आर्मी जो है, लगता था कि 2 ट्रिलियन का हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है वगैरह वगैरह, सब ख़त्म हो गया। 7 बिलियन से कम रह गए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और ऐलान किया, जब प्रोटेस्ट हुए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, ऐलान किया कि हम आईएमएफ से पूछ के आपको बताएंगे कि हम कितना पैसा इसमें से कम कर सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि बिजली, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिसिटी का इस वक्त क्राइसिस आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस 15 रुपये से 65 रुपये पे चली गई है 2-3 सालों में। 15 रुपये से 65 रुपये पे, आप सोचें, फ़ी यूनिट 5 गुना ज़्यादा महंगी हो गई इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी तरफ ये हुआ कि इन्होंने कुछ नित नए टैक्स इलेक्ट्रिसिटी के बिल में लगा दिए, पुराने साल के, इसके उसके करके, तो बिल एक्सप्लोड हो गया है। सिचुएशन ये आ गई है कि लोगों की इतनी सैलरी नहीं कि जितना बिल आ रहा है, मतलब पूरी इनकम से ज़्यादा बिल आ रहा है। तो सोचें, बाकी तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अजीब आलम है। ऐसे में पीओके के लोग पाकिस्तान से कह रहे हैं कि ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, तुम ये इलेक्ट्रिक के खंभे उतारो। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पंजाब प्रोविंस है ना पाकिस्तान का, उसको इलेक्ट्रिसिटी या तो केपीके से आती है या पीओके से आती है। पीओके पंजाब की बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की समस्या को ख़त्म करता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसके बावजूद इनको सबसे महंगी बिजली दी जाती है, और वो भी कितनी लोड शेडिंग और ये के बाद भी इतना लंबा चौड़ा बिल। तो पीओके वालों ने कहा है कि भाई हम अपनी बिजली खुद कर लेंगे, तुम यहाँ से खंभे उतारो। कि रावलाकोट के एक गांव आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने वापडा को पूरे गांव ने मिलके एक फॉर्मल एप्लीकेशन दे दी है, साइन करके पूरे गांव ने साथ। उन्होंने कहा है कि जनाब, एक तो बिजली के मीटर उतार के ले जाएं, हमें बिजली नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पूरे इलाके के अंदर से, हमारी ज़मीनों के अंदर से खंबे उतारें, ट्रांसफार्मर उतारें और तारें उतारें, सारी की सारी नेटवर्क जो है, क्योंकि आप हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा कि पिछले 40 साल से कर रहे हैं और आपने हमें कभी कोई किराया नहीं दिया। तो उन्होंने वापडा से करोड़ों अरबों रुपए जो है वो किराए की मद में मांग लिए हैं कि आप हमें महंगी बिजली देते हैं, महंगे टैक्स लगाते हैं, आपने हमारा खून चूस लिया, हम बिल आपके अदा नहीं कर सकते, ले जाइए अपना पूरा नज़्म उठाकर, और बदले में 40 साल से जो आपने हमारी ज़मीन, हमारा इलाका इस्तेमाल किया। और उन्होंने बड़ी अच्छा लेटर किसी ने उनको लिख के दिया, किसी वकील ने, किसी ने भी। उन्होंने कहा जी, आपकी ये जो खंबे हैं इसकी वजह से हम फसलें नहीं उतनी उगा सकते, हल चलाने में मसला बनता है नीचे। उसके बाद ये जो तारें गुजरती हैं, हमें दरख्त काटने पड़ते हैं, हमें वो जो फल और फ्रूट मिलने थे उन दरख्तों से, और दरख्तों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। तो हमारा बड़ा गहरा नुकसान आपने किया है 40 साल में, उसका पैसा हमें दे। तो आप खुद ही सोच लें मामला अवाम किस तरफ को लेके जा रही है और इनके साथ क्या होने जा रहा है। इसलिए ये बात जहन में रखिए कि अब ये मामला और तो अजीज़ दोस्तों, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी महंगी,
ऊपर से बिल 0 यूनिट जला है तो भी बिल आ रहे हैं लंबे चौड़े 7,940 और 0 यूनिट खर्च हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस इनके हाथ से निकलता जा रहा है। कई मार्केटों में सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही है और सिविल डिसोबीडियंस की तरफ अगर जाते हैं, अव्वल तो मुझे इस कौम से वाकई कोई उम्मीद नहीं बची, क्योंकि इतनी मुर्दार कौम मैंने नहीं देखी भाई। मेरा भी इतना पूरी दुनिया में चीज़ें देखता हूँ, इतनी मुर्दार तो यार बहुत कम होती हैं। तो इससे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन सरकार अनवारुल हक कक्कड़ ने भाई साहब ने कहा कि मैं 48 घंटे में आपको रिलीफ दूंगा। तो इनकी फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद बेगम ने कहा कि हम कुछ रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि IMF से जो एग्रीमेंट है उसमें रिलीफ देने की कहीं कोई बात ही नहीं है और जो शर्तें हैं वो पूरी करनी है। तो अब इनकी जो लेटेस्ट शर्त थी IMF की कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 5 रुपए की लेवी बढ़ा दो और वो उन्होंने पूरी कर दी, 55 से 60 रुपये कर दी। और पेट्रोलियम ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर गया। पाकिस्तान की तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी हनीफ मोहम्मद ने की, दूसरी ट्रिपल सेंचुरी इंजमामुल हक ने की, तीसरी ट्रिपल सेंचुरी अज़हर अली ने की, और अब ये तीसरी यूनुस खान ने की, चौथी अज़हर अली ने की, अब 5वीं की है पेट्रोल ने। पेट्रोल 300 रुपये क्रॉस कर गया, 312 रुपये लीटर पेट्रोल और 323 रुपये लीटर डीजल, बम गिराया है पूरा। फिर छठी ट्रिपल सेंचुरी डॉलर ने की, डॉलर 300 से ऊपर नीचे होते होते अब अपनी जगह 300 पे बना गया है। तो IMF का जो तगड़ा एग्रीमेंट था, जिस पे आप अगर चाहें तो उस वक्त की मेरी वीडियोस निकाल कर देख लें, जिसमें मैं बता रहा था कि इतनी कड़ी शर्तें हैं कि बिल्कुल अब जकड़ लिया गया है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम 48 घंटे में रिलीफ देंगे, तो शमशाद बेगम आ गई। ये एक्स गवर्नर हैं शायद स्टेट बैंक की और अभी केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फिर आगे प्राइम मिनिस्टर साहब भी लाइन पे, उन्होंने कहा हम IMF से हमने एग्रीमेंट से इधर उधर हो नहीं सकते और हम होंगे भी नहीं। तो अजीज़ दोस्तों, मामला इतने ख़राब हैं कि विदेश से भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। यार मैं तुझे कब से बोल रहा हूँ, तो वीजा अप्लाई कर, इधर आ जा, इधर पैसे अच्छे बन जाते हैं। यार अली, हर चीज पैसा नहीं होती यार। एक तो तुम लोग तो बस पैसों की लालच में भागे जा रहे हो भाई। अपना मुल्क होता है, अपने मुल्क में रहने के अपने फायदे होते हैं यार, अपना मजा है अपने मुल्क में रहने का। अबे यार, ये लाइट फिर से चली गई। 2 मिनट रुक यार, मैं जरा जनरेटर चला लूं। 1 मिनट दे अली, मुझे 1 मिनट दे बस। अरे गैस नहीं आ रही क्या? यार क्या अजाब है यार, एक तो 12-12 घंटे गैस नहीं आती है। पेट्रोल कहाँ से मंगा लूं? पेट्रोल पे फिर कल 10 रुपए बढ़ गए, पेट्रोल मंगा लो। अली यार 2 मिनट कॉल पे ही रही हैं, मैं जरा मुंह धो लूं 2 मिनट यार। मेरा ना थोड़ा अजीब पसीना पसीना सा आ रहा है। अरे पानी भी नहीं आया क्या आज? क्या अजाब है यार। अली तो 2 मिनट कॉल पे ही रही हैं, मैं जरा नीचे जरा चक्कर मार लूं, जरा गली के कोने पे देखूं क्या मसला है, लाइट क्यों चली गई है अभी। लगता है PMT खराब है, क्या सीन है, कोई नजर ही नहीं आ रहा अपने मोहल्ले का। भाई साहब आपको पता है लाइट का क्या मसला हुआ? ये तेरा मोबाइल है, ला इधर दे, इधर दे मोबाइल, इधर दे, सीधा जा चल। तो अजीज़ दोस्तों, मामला तभी और ख़राब होने हैं, प्रोटेस्ट होने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे ये लोग रिलीफ दे नहीं सकते। इन्होंने पहले तो ऐलान कर दिया कि हम सारे सरकारी ऑफिसर्स की और उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर रहे हैं। कक्कड़ साहब ने तो बूट पॉलिशिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल दिया, जब उन्होंने कहा कि GHQ और आर्मी को 1 पैसे की फ्री बिजली नहीं दी जाती, आर्मी के किसी ऑफिसर को किसी नहीं। झूठ बकवास, ठीक है ना। तो कहा कि हम सबकी फ्री बिजली बंद करेंगे, किसी की नहीं कर सके भाई। सारे चीख उठे, सारे हरामी है साले। एनीवे, तो गुलाम मुल्क है, सॉल्यूशन हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन आप गुलाम हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ईरान के एम्बेसडर ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जर्नलिस्टों के साथ एक बैठक की। उसमें उनसे सवाल हुआ
कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, जो कि एक इंटरनेशनल इशू है, अगर पाकिस्तान वो गैस पाइपलाइन नहीं बनाता तो 10-12 बिलियन का पाकिस्तान को हर्जाना देना पड़ेगा ईरान को। एनीवे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की मजबूरी समझते हैं, अमेरिका इजाज़त नहीं दे रहा। खुल के नहीं कहा कि भाई गुलाम है, ये डिक्टेशन पे चलता है। अमेरिका ने कहा नहीं तो नहीं बन सकती, लेकिन हम पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस में इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पेट्रोल, आपकी इन 3 ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। बगैर पाइपलाइन के भी हम आपको ये सब कुछ सस्ते में दे सकते हैं, इतना सस्ता कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपके अमेरिका माई बाप, उनका क्या होगा? तो एक तरफ तो अमेरिका माई बाप है, दूसरी तरफ पेट्रोल की स्मगलिंग जो बलूचिस्तान से हो रही है। तो अगर सस्ता पेट्रोल कहीं से मिल जाएगा तो वो स्मगलिंग बंद करनी पड़ेगी। तो आर्मी का वो जो रोज़ का अरबों रुपए का ठेका लगा हुआ है उधर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एनर्जी रिसोर्सेज की मसला बढ़ गया है। पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले जुलाई के, आपको कुछ एडवांस में पेट्रोल का बंदोबस्त करके रखना पड़ता है, तो जुलाई के लिए इन्होंने डीजल नहीं लिया। इन्होंने कहा कि डीजल नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारा डीजल है ना वो ज़्यादातर हमारा जो डीजल है ना ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लगता है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का काम ठप है क्योंकि मार्केटें बंद हैं, इंडस्ट्रियां बंद हैं, गैस नहीं है, तो इसलिए सब ठप है, कारोबार ख़त्म है। और आवाम में खरीदार भी नहीं है क्योंकि उनकी बाइंग पावर ख़त्म हो गई है। अमीर क्लास तो 1% होता है, 2% होता है, उनकी तो लिमिटेड शॉपिंग होती है, महंगी होती है, ब्रांडेड होती है। आम जो नीचे दुकानदार हैं, गरीब हैं, उनका क्या, फिर उनसे ऊपर जो सप्लायर हैं उनका क्या, फिर सप्लायर से ऊपर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो बंद पड़ी हैं, वो बेरोज़गारी है। तो क़यामत तो आनी है अभी, लेकिन इस कौम से मुझे उम्मीद नहीं है, वरना ऑलरेडी क़यामत कब की आ जानी चाहिए थी। अब ऐसे में देखें, पाकिस्तान जैसा भी कोई बदबख्त मुल्क होगा, उसके जो अभी पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में ठुमके मार रहा था, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। यार फॉर गॉड से, कभी जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें गए हुए, मज़े करते रहे हो साला। इस मुल्क पे जितना पिछले 50 साल में तुम्हारे खानदान ने रूल किया, किसी ने नहीं किया। ये हमें सिखा रहा है। सिंध में वही इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, सिंध में 17 साल से ये बैठे हैं। तो एनीवे अजीज़ दोस्तों, सूरत हाल बिगड़नी है अभी, और इतनी बिगड़नी है कि इनसे संभाली नहीं जाएगी। ये ब्रिगेडियर अशफाक हसन फरमाते हैं कि आवाम खुदकुशी ना करें, गिरेबान पकड़ के पूछें कि मेरा बच्चा भूखा और तेरा बच्चा अरबपति क्यों है। भाई साहब, आपसे कोई पूछ सकता है ब्रिगेडियर साहब? सारे आर्मी वाले अरबपति हैं, कैसे बने ये हमें भी पता है। लूट मार करके, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके, पूरे एक पाकिस्तानी को बेच के, जिसको मौका मिल रहा है अपनी जमा पूंजी खर्च करके पूरे घर बार बेच के बाहर भाग रहा है। ये मुल्क आप लोगों ने ऐसा किया है। अवाम का रुख गलत है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने इधर उधर कोई एक चीज़ नहीं है भाई, है पेट्रोल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, डॉलर भी है, बाहर से जितना सामान आता है। अभी एक मिसाल देख लें आप, मैं हैरान रह गया जब ये मैंने देखा। एक आदमी ने बताया है कि मैंने 6 साल पहले कराची में एक अपार्टमेंट ख़रीदा था 63 लाख रुपए का, जो कि उस वक्त डॉलर 100 रुपये का था, तो वो मैंने 63,000 डॉलर में ख़रीदा था, US डॉलर के हिसाब से। क्योंकि मैं अमेरिका से आया था यहाँ रहने के लिए, तो डॉलर्स लेके आया था। पिछले साल मैं वापस भागने की तैयारी में था, मैंने कहा यार यहाँ गुजारा नहीं है, तो वो मैंने अपार्टमेंट जो 63 लाख में लिया था वो 83 लाख में बिका। 20 लाख का मुझे फ़ायदा हुआ। लेकिन जब मैंने उसके अमेरिकन डॉलर ख़रीदे, क्योंकि मुझे वापस जाना था, तो वो 83 लाख के मुझे 33,000 डॉलर मिले, जबकि मैं 63,000 डॉलर लेके आया था, ये अपार्टमेंट ख़रीदा था, तो 33,000 डॉलर में वो बिका। मैं हैरान रह गया कि मेरे को तो
20 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, लेकिन डॉलर में तो मेरे को $30,000 का झटका लग गया। तो आप इसको मामूली चीज़ मैंने आपके सामने रखी है। डॉलर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। भारत एक आत्मनिर्भर कंट्री है, उसकी मेजॉरिटी ज़रूरत है ना वो पूरी होती है विद इन दी कंट्री। जबकि पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान को गंदम, कॉटन, कपास, ये पाकिस्तान की पहचान होती थी। पाकिस्तान वॉज एन एक्सपोर्टर, वो आज आपको खरीदनी पड़ रही है। और आपका 65% अगर इन पे आप टैक्स डालें, इन ज़मींदारों पे और एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो आपका 65% टैक्स बढ़ सकता है। लेकिन आप जागीरदारों के ऊपर टैक्स नहीं डाल सकते। तो देर आर नो एग्रीकल्चर टैक्स, माइनर छोटा मोटा कोई है तो है। मसला यह है कि हल कोई नहीं करेगा आपका मसला। पेट्रोल, इंपोर्ट यानी डॉलर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। और इन चारों चीज़ों का कनेक्शन आम कंज्यूमर चीज़ें जो होती हैं, टमाटर, आलू, प्याज, गोश्त, डेयरी, कपड़ा, जूता, हर चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है। हर चीज़ में ये इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है, दुकानदार की, फैक्ट्री की, गैस भी यूज़ होती है, पेट्रोल भी यूज़ होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टर सामान लाता ले जाता है, और डॉलर भी। अब चारों चीज़ों का भाव बढ़ रहा है। एक आदमी का, आम आदमी का, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो छोटे बिजनेस, मीडियम बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उनका सोचें कि उनका अगर खर्चा था 1000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का, तो 2000 हो गया। 1000 था पेट्रोल का खर्चा, 2000 हो गया। 1000 था इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, 2000 हो गया। 1000 था गैस का खर्चा, 2000 हो गया। बाहर से सामान मंगवाता था, 3 गुना बढ़ गया वो। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके एक्सपेंसेस आधे से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो चीज़ें, अपनी जो प्रोडक्ट है उसका भाव बढ़ाएगा। जब वो भाव बढ़ता है तो आम आदमी की चीखें निकलती हैं। अब आम आदमी का सोचें कि हर चीज़ महंगी खरीद रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल, सब चीज़ें। तो एक अजीब हालत है। मतलब जितने इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं ना सही मानों में अपराइजिंग के लिए, अपराइजिंग से मतलब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप बिल्डिंगें तोड़ो, आप पथराव करो, आप किसी को मारो, किसी को कत्ल करो। आप पीसफुल और जो मैसिव सोसाइटीज़ हैं, सिविलाइज सोसाइटीज़ की तरह आप बिहेव करें, लेकिन करेक्ट डायरेक्शन में अपना प्रोटेस्ट करें। आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप आवाज़ नहीं उठाओगे, इसी तरह कुचले जाओगे। बहुत ही अजीब भयंकर इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक तरफ ही IMF, एक तरफ चाइना, दो तरफ से फंसा हुआ है और उसके बचने का कोई चांस नज़र नहीं आता है। अब IMF की शर्तें तो बढ़ती ही जाएंगी। डॉलर को IMF की कोशिश है 400 तक ले जाएं। आज से मेरा ख्याल है 8 महीने पहले, 9 महीने पहले की मेरी वीडियोस देख ले, मैं कह रहा था कि 300 तक पहुंच जाएगा। थोड़ा लेट हुआ मेरी प्रेडिक्शन से, लेकिन आया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन, जब तक इलेक्शन होंगे ना, अगले इलेक्शन, तब तक 400 पे ले आएंगे। अब ये बढ़ता ही जाएगा, डॉलर भी, इलेक्ट्रिसिटी भी। कोई कम होने, कभी ऐसा हुआ है आपने इतिहास में देखा है कि कोई चीज़ बढ़ने के बाद कम हुई हो? ख़ासतौर पे इस एनर्जी सेक्टर में ये वो बचपन से देखते हैं। इंटरनेशनल मार्केट कभी किधर जाती है, कभी किधर जाती है पेट्रोल की, लेकिन हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि पेट्रोल का भाव कम हुआ हो। किसी भी देश में बढ़ता ही है। इसी तरह बाकी चीज़ों का है। तो पाकिस्तान सिटिंग ऑन ए हेल, मतलब यूँ समझ लें कि किसी वक्त भी पाकिस्तान की नैया डूबने का चांस है। अगर कौम कुछ करे, ना भी करे तो भी पाकिस्तान अब उस नहज पे आ गया है जहाँ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वाले खड़े हो गए हैं। मतलब मुझे एक साहब मिले थे कश्मीरी थे, पठान थे पाकिस्तान के, तो दोस्त हैं पुराने। तो मुझे कहते हैं कि यार आरिफ भाई, गिलगित बल्तिस्तान वाले दरवाजे तोड़ने की बात कर रहे हैं बॉर्डर की, और कह रहे हैं कि हमें भारत में जाना है, वो हमारा देश है।
अब आई डोंट नो, लेकिन एक बात तो मैंने भी देखी है, कई जगह पढ़ी है, पाकिस्तान में टोटल मीडिया सेंसर चल रहा है इस वक्त। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको एक एक चीज़ का पता चल रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है लद्दाख में। अब आप 1947 का लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान का रीजन अपने जहन में लें। जिन लोगों को उस इलाके की डेमोग्राफी का पता है, पूरा बर्फानी पहाड़ों वाला वादियां हैं वहाँ पे, जिसमें मुख्तलिफ कबीले रहते हैं, दोनों लद्दाख में और गिलगित बल्तिस्तान में। फ़र्क सिर्फ ये है कि लद्दाख में अभी बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में है, इधर शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ पे जो कल्चर सोसाइटी जो है वो मिलती जुलती है। डेमोग्राफी भी सेम थी कि कितनी सड़कें थीं, कितना बिजनेस था, कितना पीस था। ये आज गिलगित बल्तिस्तान वाले जब आंख उठा के देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि लद्दाख में क्या पीस है, मतलब तरक्की हो रही है, एक माहौल है पूरा। गिलगित बल्तिस्तान चाइना के कब्ज़े में है, आधा पंजाबियों के कब्ज़े में। ना सिविल पॉलिटिकल राइट्स, ना बेसिक राइट्स, ना ज़िंदगी की ज़रूरियात, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब नहीं है। तो वो अब देख रहे हैं कि भारत, अब उनको वो डिसोल्यूशन के सही मानी याद आ रही है। यही चीज़ पीओके में हो रही है। पीओके में मसला ये है कि कुछ इंडिपेंडेंट कश्मीर तो कुछ पाकिस्तान से अलग कश्मीर, लेकिन एक सेक्टर ऐसा अब वहाँ पे भी पीओके में है जो कह रहा है कि यार जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की हो रही है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है और पीस है, सब कुछ है, सिविल राइट्स हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो भी सोच रहे हैं कि आज दुनिया में जो भारत का मकाम है और भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, तो वी वुड हैव बीन मच मच बेटर विथ इंडिया देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए मामलात इतने अच्छे हैं नहीं। मैंने ये प्रोग्राम सिर्फ इकोनॉमी के हवाले से, मैं पूरा दिन इस पे पूरा पढ़ के इधर उधर से चीज़ें देख के मैंने आपके सामने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।